दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अभी पिछले 10 से 15 दिन में बेंगलुरु वाटर क्राइसिस काफ़ी एक हॉट टॉपिक था। काफ़ी डिस्कशन भी हुआ, काफ़ी इसको लेकर चर्चा भी हुआ। तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एक्चुअली में ये प्रीलिम्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही। जब हम सोशल जस्टिस पढ़ते हैं, फिर हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के हिसाब से देखें तो। कि वाटर स्ट्रेस एग्जाम में पूछ भी चुका है यूपीएससी कि वाटर स्ट्रेस कैसे दूर किया जा सकता है, क्या-क्या समस्या है वो सबको लेकर। तो उस टॉपिक को पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम डिस्कस करेंगे। बैंगलोर के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करने के बाद हम इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे। फिर देखेंगे हम क्या सजेशंस हो सकते हैं, कैसे वाटर स्ट्रेस का जो स्थिति बढ़ता जा रहा है पूरे इंडिया भर में और वर्ल्ड में तो एक्चुअली में है ही, भारत में भी काफ़ी अलार्मिंग स्थिति बनता जा रहा है। तो देखेंगे क्या सजेशंस हो सकते हैं, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, उसको डिस्कस करना है। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखते पहले ये चर्चा में क्यों था। अभी क्या हुआ कि आपको पता है कि आईआईसी बैंगलोर के एक प्रोफेसर है, उनका नाम है टीवी रामचंद्रन। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में ये बात निकल कर सामने आया और इंटरव्यू में उन्होंने क्या बोला कि बैंगलोर कैन बी बिकम वर्स देन केप टाउन। अगर उसमें वाटर मैनेजमेंट की चीज़ों को ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो केप टाउन से भी ज़्यादा बुरा स्थिति बेंगलुरु का हो सकता है। अब सवाल उठता है कि केप टाउन से क्यों तुलना किया जा रहा है। केप टाउन की स्थिति अगर इतना बेकार हो गया था तभी तो कंपेयर किया जा रहा है। तो थोड़ा केप टाउन के बारे में हम समझते हैं। देखिए ये साउथ अफ्रीका का मैप है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में सबसे कॉर्नर पर देखेंगे तो यहाँ पर केप टाउन बनता है। और केप टाउन चूंकि पोर्ट सिटी है, ये सी फेसिंग है इसका, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर वाटर का जो स्कार्सिटी है वो काफी बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ा था, तो उसका एक्चुअली में हुआ क्या था कि 2015 से 18 तक 2015 से 2018 तक यहाँ पर वाटर स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया था, वाटर शॉर्टेज नहीं थे। जो समंदर है, चूंकि अफ्रीका काफ़ी एक तरह से उतना डेवलप नहीं है, तो जो सैलिनाइजेशन हो सकता था, समुद्र के खारेपन को कम किया जा सकता था, उसको लेकर काफ़ी डेवलपमेंट नहीं है। और वहाँ पर जो वाटर रिजर्वायर वगैरह सब है, अब चूंकि सबसे ये हाई लैटिट्यूड एरिया में भी पड़ता है, तो वहाँ पर गर्मी वगैरह भी बहुत होता है, तो सूखे की स्थिति काफ़ी उत्पन्न हो गई थी। और 2015 से 18 तक तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि पता आपको कि 2017 में डे जीरो का स्थिति हो गया था। डे जीरो समझते हैं? डे जीरो एक कॉन्सेप्ट है कि जिस दिन अगर जैसे नगर पालिका अथॉरिटी ने पानी सप्लाई को कट कर दिया, तो अगर पानी की सप्लाई को कट करेगा तो जो नीड है, बेसिक नीड है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो बच्चे लोग जो भी सोसाइटी के लोग हैं, काफी स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। तो वो स्थिति आ गया था और काफी एक तरह से देखें तो वहां पर हाहाकार मच गया था। हाहाकार वाला स्थिति था, काफी परेशान हो गए थे लोग, क्योंकि पानी सप्लाई को कट किया गया था, बेसिक नीड पूरा नहीं हो रहा था, घरों में खाना नहीं बन पा रहा था। तो वो स्थिति काफ़ी अलार्मिंग हो गया था और पूरे वर्ल्ड में उस तरह से देखा जाए तो काफ़ी एक तरह से चैलेंजिंग स्थिति हो गया था कि आने वाला टाइम में अदर सिटी में भी, अदर कंट्री में भी ये कंडीशन डेवलप हो सकता है। और भारत में बेंगलोर को लेकर लगातार ये बातें उठती है, क्योंकि बेंगलोर में काफ़ी जो स्थिति है काफ़ी गंभीर है। तो उसी सेंस में टीवी रामचंद्रन ने बोला था कि केप टाउन जैसी स्थिति हो सकती है, वहाँ भी डे जीरो वाला कंडीशन हो सकता है, तो सोचने की ज़रूरत है। और अभी हाल ही में देखा जाए तो ये न्यूज़ भी निकल के आया था कि वहाँ पर लगभग 24 घंटा तक वाटर सप्लाई नहीं हो पाया था। 24 घंटा तक वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है, तो जो खाना-पीना है, जो भी इंडस्ट्री वगैरह है, उस समय पानी का सप्लाई अगर बंद ही हो जाएगा, तो कैसे कंडीशन आगे बढ़ेगा? कैसे डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ेगा? तो वो स्थिति काफ़ी खतरे में हो गया था और इसीलिए ये क्राइसिस वाला स्थिति है। लेकिन इसी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुआ कि आपको पता है जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने फटकारा था चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम वाले को। एक्चुअली बैंगलोर में पानी है नहीं, वहाँ पर आईपीएल का मैच होता है और वहाँ पर लगभग लगभग 75,000 लीटर पानी जो वेस्ट वाटर मतलब जो पानी था वहाँ पर यूज़ किया गया। और यूज़ किया गया तो काफ़ी वेस्ट भी हुआ वहाँ पानी। तो एनजीटी ने फटकारा था कि बेसिक नीड के लिए पानी है नहीं, आप दर्शकों को पानी पिला रहे हो, मैच करा रहे हो, ये पानी लाए कहाँ से आप? लाए तो इतना वेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी इतना क्राइसिस है, आप पानी को इतने बड़े लेवल पर यूज़ कर रहे हो, उसका वेस्ट कर रहे हो। तो वो भी एक न्यूज़ निकल कर आया था और ये दिखाता है कि बैंगलोर में सच में कितना गंभीर स्थिति है। तो ये दिखाता है कि बैंगलोर में स्थिति कितना अलार्मिंग है, कितना क्राइसिस वाला सिचुएशन है। और इस क्राइसिस को समझना है तो एक रिपोर्ट कर्नाटक सरकार की तरफ से वहाँ पर रिलीज हुआ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी रिलीज किया। और रिपोर्ट में क्या निकल के आया कि अभी वर्तमान में कर्नाटक में, बेंगलुरु में 135 लीटर प्रति आदमी को चाहिए, एक परिवार के हिसाब से देखिए तो। लेकिन रिपोर्ट में ये निकल कर आया कि अगर यही स्थिति रहेगा तो 2031 तक 88 लीटर ही हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर 88 लीटर तक प्रोवाइड कर सकते हैं तो बेसिक नीड देख रहे हैं डिफरेंस कितना है। चाहिए 135, फुलफिल हम कर पाएंगे 88।
तो बहुत गैप हो जाता है, और बहुत गैप अगर क्रिएट हो जाएगा तो बेसिक जो नीड्स है वो भी एक तरह से हर्ष होगा, प्रभावित होगा, इम्पैक्ट क्रिएट होगा, तो रहने लायक स्थिति वहां नहीं बन पाएगा। तो ये दिखाता है। अब देख रहे हैं जैसे ये रिपोर्ट है सेंट्रल पोल्यूशन हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने तो काफ़ी एक तरह से फटकार लगाया था कि आपको जल्दी से, कर्नाटक सरकार को, कि जल्दी से आप कुछ ऐसा कदम उठाइए ताकि पानी की बचत की जा सके, पानी को कंजर्व किया जा सके और बेसिक चीज़ों को पूरा किया जा सके। तो वो स्थिति है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में बेंगलोर में जो वाटर क्राइसिस की स्थिति बढ़ी है, तो उसका मूल कारण क्या है, क्या क्या कॉजेज है, क्या क्या उसके जो एक तरह से इम्पैक्ट करता है, उसको बढ़ावा देता है, तो वो कारण मूलतः है क्या एक्चुअली में, उस कारण को देखेंगे। और यहीं से हमारा टॉपिक एक तरह से स्टार्ट हो जाता है काफ़ी डेप्थ में, क्योंकि मेंस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कारणों को जानिए। जब तक कारण को नहीं जानेंगे हम उसको दूर करने के उपाय के बारे में नहीं सोच सकते, इसलिए जरूरी हो जाता है। और इसको कंप्रेहेंसिव तरीके से देखेंगे कि क्या क्या सभी कारण इसको क्रिएट करता है। इसमें सबसे पहला कारण जो है वो गौर करने वाली बात है। एक्चुअली में बेंगलोर का लोकेशन क्या है, बेंगलोर आपको पता है कर्नाटक में है, यहाँ पर है। तो ये पड़ता है साउथ वेस्ट रीजन में, और साउथ वेस्ट रीजन में तो ये बारिश किससे, बारिश जो होता है तो ये होता है साउथ वेस्ट मानसून के तहत होता है। साउथ वेस्ट मानसून इसमें ज़्यादातर मेजर पोर्शन वर्षा को क्रिएट करता है। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में देखा जाए तो कर्नाटक में वर्षा काफ़ी कम हुआ है। तो सबसे पहला रीजन यही है, वर्षा कम हुआ है। और कम कैसे हुआ, तो ये एक रिपोर्ट है, कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट है, और उसमें ये निकल के आया कि 2023 में साउथ वेस्ट मानसून से जो वर्षा होता था बेंगलुरु में, उसमें 18% की कमी हुई है, 80% शॉर्टेज हुआ है। और चूंकि ये लोकेशन जो है आपका यहाँ पे है, तो इसमें नॉर्थ ईस्ट वाला भी, जो इधर वाला जो एक विंग होता है मानसून का, तो उससे भी कुछ वर्षा यहाँ पर होता है, अगर इससे निकल के जाएगा इधर तो इस तरह से फ्लो करता है। और उसमें एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट में भी ये निकल गया है कि नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसके हिसाब से देखें तो लगभग 35% की कमी दर्ज की गई है। ये 18% किसका है, साउथ वेस्ट मानसून का है। अब देखिए अगर किसी वर्षा की मात्रा में दक्षिण पश्चिम मानसून की अपेक्षा देखें तो 18% की कमी हुई है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की अपेक्षा देखें तो 35% की कमी होगी। अगर इतना एनर्जी, इतना कमी हो जाएगा वर्षा में, तो जाहिर सी बात है कि पानी की शॉर्टेज तो वहां पर होगा ही, पानी की कमी तो होगी ही। अब सवाल उठता है कि इतना शॉर्टेज अचानक हुआ कैसे, सवाल ये भी उठता है कि इतना शॉर्टेज हुआ कैसे। तो रीजन ये दिया जाता है एल नीनो की वजह से। एल नीनो के कारण हुआ। आपको पता है कि जब भी एल नीनो की स्थिति होती है, जब भी एल नीनो का वर्ष होता है, तो भारत में इंडियन ओशन रीजन में वर्षा कम हो जाता है, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलियन रीजन में वर्षा ज़्यादा बढ़ता है। तो चूंकि 2023 में एल नीनो की स्थिति क्रिएट हो गया था, इसी वजह से वहाँ वर्षा काफ़ी कम हो गया। और वर्षा अगर कम होगा तो पानी की जितनी एक तरह से रिजर्वायर जो रीयूज होता है, जो भी जितने भी वाटर बॉडीज वगैरह होते हैं, उसको फुल करने के लिए जितना पानी रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा नहीं हो पाता, इसलिए काफ़ी शॉर्टेज हो गया था। और दूसरा रीजन इसीलिए हो जाता है, जितने भी जल निकाय है, जल निकाय में जो पानी का लेवल है, जो जल स्तर है, वो काफी नीचे चला गया था। अब नीचे चला गया, अब देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, आदमी लिखने को तो लिख देगा कि वर्षा में कमी 1 पॉइंट हो गया, लेकिन काफी एब्स्ट्रैक्ट, काफी अमूर्त हो जाता है जब तक आप उसको वैलिडेट नहीं करते, कोई डेटा पुट नहीं करते। इसीलिए वैल्यू एडिशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे मैंने दूसरा लिख दिया इसी से रिलेट करके कि जल निकाय का स्तर गिर गया, लेकिन ये सफिशियंट नहीं है, आपको बताना पड़ेगा कितना कम हुआ है, कुछ डेटा होना चाहिए। तो डेटा रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट ये है कि इस पे मेजरली जो बेंगलुरु है ना, उसमें 3 नदी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको लोकेशन दिखाऊं, देखिए एक नदी होता है काबिनी, एक होता है हेमावती, और एक होता है हैरंगी। ये इसी तीनों से पानी सप्लाई होता है। और ऊपर आपको दिख रहा है कावेरी बेसिन, इससे भी पानी यहाँ पर मिलता है। और रिपोर्ट ये था कि इस तीनों नदी में जो जल का स्तर है वो 39% तक चला गया था। मतलब अगर देखा जाए तो 61% कम हो गया। और 61% अगर कम हुआ तो काफी ड्रास्टिक इंपैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि पानी की सप्लाई फिर होगा कैसे, क्योंकि तीनों जो मेजर रिवर है वो सूखने वाली स्थिति में पहुंच गया है। तो इसीलिए जल स्तर दूसरा कारण यही है। अब अगला कारण ये हो सकता है कि भाई जल निकाय का जब स्तर नीचे गिर रहा है, तो जल निकाय में पानी के पूरा करने के लिए कुछ उपाय क्यों नहीं किया जाता है। तो अगला रीजन हमारा यही हो जाता है कि जो जलीय स्ट्रक्चर है उसका संरक्षण नहीं किया जाता।
निकाय के संरक्षण का अभाव। अब देखिए, अब सवाल उठता है कि संरक्षण का अभाव ऐसा क्यों बोल रहे हैं? संरक्षण का अभाव सबसे पहला कारण उसमें ये होता है कि पॉल्यूशन लेवल काफी है। आप हमेशा ये स्थिति देखते होंगे शहरों सब में, जैसे ये जल निकाय इस तरह से प्लास्टिक वहां पर फेंका गया है, इस तरह से देखा गया है। अब इस तरह से अगर पोल्यूशन बढ़ता जाएगा, पोल्यूशन हमेशा बढ़ता रहेगा, तो ये पानी पीने योग्य नहीं होगा, सफाई नहीं हो पाएगी, इसका कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा, कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा तो इससे पानी का रिचार्ज ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसलिए हमारा तीसरा रीजन यही है कि संरक्षण का अभाव है। संरक्षण का अभाव क्यों? क्योंकि जल का जो प्रदूषण है वो काफी बढ़ रहा है। और कर्नाटक सरकार का ही रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्या है कि लगभग 84% जितने भी वाटर बॉडीज है वो प्रदूषित हो चुका है। अगर ये 84% देख रहे हैं, 1-2% नहीं, 84% की बात हो रही है। और 84% अगर प्रदूषित हो गया है, संरक्षण उसका ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब और जब संरक्षण ठीक से नहीं हो पा रहा तो पानी की सप्लाई, पानी का रिचार्ज संभव ही नहीं है, इसलिए वो सूखता जा रहा है। तो तीसरा कारण यही है। चौथा कारण एक ये भी हो सकता है अनियंत्रित, मतलब डेवलपमेंट जो है वो काफी एक तरह से अनरेगुलेटेड है, उस तरह से है। अब जैसे देखिए, डेवलपमेंट काफी आंधी की तरह बढ़ रहा है। अब उसमें आपको पता है ये कॉन्क्रीटाइजेशन, सड़क इस तरह से बन रहा है। पहले क्या होता था, जमीन होता था तो पानी जब बारिश होती थी तो पानी रिचार्ज करके नीचे जाता था। रिचार्ज कैसे होता था कि जैसे ये लैंड का लेयर है, वर्षा हुआ तो वर्षा जो ये होल वगैरह होता है धीरे धीरे रिस्क के नीचे पहुंच जाता था, तो वाटर लेवल धीरे धीरे, ये वाटर लेवल क्या होता था, फुलफिल होता था। लेकिन अब स्थिति बदल गया है। अब स्थिति क्या बदल गया है? कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है। कॉन्क्रीटाइजेशन बढ़ा है। कॉन्क्रीटाइजेशन बढ़ा है तो जो पानी का जो रिचार्ज होना चाहिए, का फ्लो होना चाहिए नीचे, वो कम होता जा रहा है। खत्म नहीं बोल सकते, कम होता जा रहा है। ठीक है, पानी का जो फ्लो है नीचे वो कम होता जा रहा है। और जब पानी का फ्लो नीचे कम होता जाएगा तो ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज की प्रोसेस होनी चाहिए वो ठीक से नहीं हो पाता, ग्राउंड वाटर ही ठीक से पूरा नहीं बढ़ पाता है। इसलिए तीसरा कारण हमारा यही हो जाता है। नेक्स्ट कारण जो है कि अंधाधुंध विकास। अंधाधुंध विकास की वजह से क्या होता है, कॉन्क्रीटाइजेशन बढ़ा है। ठीक है, कॉन्क्रीटाइजेशन बढ़ा है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हुआ है। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक नेक्स्ट कारण भी है जो सरकार के लेवल पर है, और वो नेक्स्ट कारण क्या है, विवाद। विवाद बहुत है बेंगलुरु के हिसाब से देखें, कानूनी तथा राजनीतिक अड़चन जो है ना वो काफी है। समझते हैं इसको कैसे? देखिए, आपको पता है बेंगलुरु में ऑलरेडी नदी बहुत कम है, और जब नदी बहुत कम है तो उसमें जो भी नदी है, जैसे आपको पता है कावेरी ऊपर से फ्लो कर रहा था, तो कावेरी जो समझौता हुआ है उस पर भी देखें तो समय समय पर एक तरह से विवाद, राज्यों की असहमति डेवलप होता रहता है। तो इस पर समझौता नहीं बन पाया। और भी रिवर है, काबिनी नदी है, जैसे ये है, जैसे ये काबरी नदी है, ये भी 2-3 स्टेट से फ्लो करता है, ये हेमावती ये भी फ्लो करता है। अब जैसे हेमावती रिवर, उस पर डैम बनाने की बात हो रही थी, बेंगलोर कर्नाटक सरकार ने सोचा इसको डैम बना के पानी को कंजर्व किया जाए, तो अदर स्टेट ने इसको आक्षेप किया, उस पर विरोध किया, तो वो भी एक विवाद हो जाता है, कानूनी अड़चन है काफी। ठीक है, लेकिन कानूनी में तो ये हो गया, कावेरी जल समझौता पर सहमति नहीं बन पाता है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, आरोप बढ़ता रहता है। राजनीतिक अड़चन भी है। राजनीतिक अड़चन क्या है कि आपको पता है बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस की स्थिति है, वाटर बॉडीज है, तो उसमें कुछ जो बॉडीज है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, एनजीटी रेगुलेट करती है उसको। तो जितना अपेक्षित सहयोग चाहिए केंद्र और राज्यों के बीच इन वाटर बॉडीज को कंजर्व करने के लिए, वो भी उस दिशा में आगे नहीं बढ़ता है। जितना संसाधन एलोकेट होना चाहिए वाटर कंजर्वेशन, वाटर बॉडीज को कंजर्व करने के लिए, उसमें भी काफी एक तरह से बैकलॉग है, तो वो काफी अलार्मिंग स्थिति हो जाता है। तो राजनीतिक विवाद क्या है, अगर हम इसको देखें, यानी केंद्र राज्य के बीच सहयोग का अभाव है।
सहयोग का अभाव है। ठीक है, तो मूलतः यही 5 कारण है जिसकी वजह से मेजरली मैं बात कर रहा हूँ। कारण तो बहुत सारे गिना जा सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की स्थिति से क्या होगा कि जो वर्षा होना चाहिए सही टाइम पे वो नहीं हो पा रहा है। तो वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए वाटर बॉडीज को जितना पानी नीड होता है वो पूरा नहीं हो पाता। ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई फॉरेस्ट का जो एक तरह से नाश है, विनाश है, फॉरेस्ट एफोरेस्टेशन की प्रक्रिया काफी कम है, वनों का विनाश काफी तेजी से हो रहा है, शहरीकरण की जो प्रक्रिया बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सभी कारण है, लेकिन मेजर तौर पर हम देखें जो बेंगलुरु क्राइसिस के लिए जिम्मेदार है, ये मूलतः 5 कारण ही है। और जब एग्जाम में लिखना होगा तो मेजरली आप 5 कारण को जिक्र करिए, लेकिन वैल्यूडेशन के लिए उसमें डेटा पुट करिए, कुछ एग्जांपल्स दीजिए, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हाईलाइट कीजिए, तभी वो अमूर्त नहीं हो पाएगा, तभी उसको लगेगा एग्जामिनर को कि आप पॉइंट तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब चूंकि बैंगलोर का बात हमने डिस्कस कर लिया, तब थोड़ा हम इंडिया के लेवल पर भी देखते हैं कि इंडिया के लेवल पर एक्चुअली में क्या स्थिति है, तभी हम समझ पाएंगे। देखिए, भारत के हिसाब से भी देखेंगे और उसके बाद हम कंप्रेसिव सोल्यूशन की बात करेंगे, किस तरह से हम सोल्यूशन को आगे बढ़ावा दे सकते हैं। बेंगलोर के लेवल पर बात कर लिए, इंडिया के लेवल पर क्या स्थिति है। इंडिया के लेवल पर भी स्थिति काफी सही नहीं है, काफी अलार्मिंग स्थिति है। और कैसे है, तो देखिए 2018 में क्या हुआ था, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी। देख रहे, नीति आयोग उसके बाद रिपोर्ट ही जारी नहीं किया, क्योंकि उसी रिपोर्ट में इतना कमी निकल गया, तब से ही डरा हुआ है। तो नीति आयोग में क्या रिपोर्ट आया था, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। इसमें हाईलाइट किया गया कि वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 600 मिलियन लोग, 600 मिलियन मतलब कितना, 60 करोड़ लोग वाटर की कमी से ग्रसित है। उनको जितना पानी चाहिए उस तरह से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। और इसी रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था कि पानी की कमी की वजह से हर साल लगभग 2 लाख लोग मर जा रहे हैं, उनका एक तरह से मृत्यु हो जा रही है इनकी, पानी की कमी की वजह से 2 लाख लोग मृत्यु का शिकार हो जा रहे हैं। काफी देख रहे हैं, काफी अलार्मिंग स्थिति है। और इसी रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया गया था कि अगर 2030 तक बताया गया था कि वाटर जितना हम सप्लाई अभी कर पा रहे हैं, जितना डिमांड है अभी 2030 तक जो डिमांड है वो डबल हो जाएगा, डिमांड वो 2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अभी हम जितना डिमांड है उसका पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और जब 2030 में देखें तो वो डबल डिमांड हो जाएगा, तो उसको हम कैसे पूरा करेंगे। और चूंकि सही बात है, पूरा नहीं कर पाएंगे, कमी होगा, और जितना डिमांड अगर हम उसका पूरा नहीं कर पाएंगे तो उसकी वजह से जीडीपी को 6% का नुकसान होने का अनुमान है। समझ रहे हैं, यानी कितना अलार्मिंग, कितना क्राइसिस, कितना एक तरह से संकट भरा स्थिति है हर स्टेट के लिए। अगर मैप दिखाऊं आपको तो देखिए, जितना भी ये ग्रीन येलो कलर टाइप का है, जितना भी ऑरेंज कलर टाइप का है, वो सब वाटर स्ट्रेस रीजन को दिखा रहा है। और देखा जाए तो पूरे इंडिया में ही स्थिति काफी डमाडोल है, काफी खतरा वाला स्थिति है। तो इंडिया के लेवल पर ये बात काफी सोचने वाली बात है कि कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। एक रिपोर्ट ही आई थी केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि लगभग 54% ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर वेल्स आर डिक्रीजिंग। जितने भी कुआं वगैरह होता था जो ग्राउंड वाटर पानी को एक्सट्रैक्ट करता था, उसमें लगभग 54% खत्म होने के कगार पर है, काफी विलुप्त होने के कगार पर है। उसकी स्थिति एक तरह से काफी संकट वाली स्थिति है। और जो भी देख रहे हैं, जो येलो वाला रीजन है वो दिखा रहा है काफी हाई स्थिति है, हाई क्राइसिस है। और जो मीडियम रेड वाला दिख रहा है उसमें थोड़ा सा लो है, लेकिन ज्यादातर पोर्शन हमको येलो वाला ही दिख रहा है। तो ये काफी अलार्मिंग स्थिति को बयान करता है। ठीक है। तो ये इंडिया के लेवल पर भी हमने बात को समझ लिया। अब हम देखते हैं कि अगर स्थिति इतना ही खतरा है, इतना ही संकट वाला स्थिति है, इतना क्राइसिस वाला स्थिति है, तो कुछ तो उपाय होना चाहिए, कुछ तो सजेशंस होने चाहिए जिस पर हम आगे बढ़कर, जिसको अमल में लाकर हम वाटर स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, वाटर के कंजर्वेशन को, प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो वाटर कमी वाला रीजन जैसे बेंगलोर वाला स्थिति है, बेंगलोर में आने वाला टाइम में वाटर क्राइसिस की स्थिति काफी बढ़ेगी। तो बेंगलोर में वाटर के सप्लाई को कैसे हम सुनिश्चित करें, इसके लिए क्या सजेशंस हो सकते हैं, तो उस लेवल पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहला सजेशंस जो एक्सपर्ट्स वगैरह की तरफ से दिया जाता है फिलहाल के लिए, जो शॉर्ट टर्म जो हो सकता है, उनकी तरफ से बोलता है कि आप नदी जोड़ों परियोजना को आप बढ़ाइए। अब एक्चुअली में देखिए ये इंस्टेंट उसका प्रोसीजर है। जैसे बेंगलुरु की वाटर क्राइसिस को कम करना है, तो बेहतर स्थिति क्या होगा कि कावेरी रिवर को अगर शॉर्टेज है तो उसको वाटर जो एफिशिएंट है, वाटर रिच एरिया है, उसको उससे कनेक्ट करे। एक एग्जांपल भी हमारा एमपी वाला केन बेतवाल रिवर इंटरलेकिंग प्रोजेक्ट, जहाँ पर वाटर डेफिशिएंट रीजन से पानी को मतलब वाटर एफिशिएंट रीजन से पानी, वाटर डेफिशिएंट रीजन में पानी को सप्लाई किया गया, उस तरह से कर सकते हैं। नदी जोड़ों परियोजना को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं
आपको पता है केन बेतवा प्रोजेक्ट, ये काफी सफल प्रोजेक्ट है। इसमें क्या हुआ था, इसमें यही हुआ था कि वाटर डेफिशिएंट रीजन है ये, मान लीजिए, तो यहाँ पर पानी पहुंचाया गया कहाँ से, यहाँ पर वाटर रिच एरिया है। अगर हम इस तरह से इंटरलिंक कर देंगे तो यहाँ पर पानी की बहुतायत है और यहाँ पानी की कमी है, तो यहाँ के पानी को फ्लो करके वहाँ पहुँचा सकते हैं और इस एरिया की जो नीड है उसको आसानी से हम पूरा कर सकते हैं। बेंगलोर के केस में ये किया जा सकता है कि अगर मान लीजिए अगर बेंगलोर के जो नदियाँ हैं उनकी जलस्तर नीचे गिर रहा है, तो जो जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ रीजन में बहुत ज़्यादा, आसपास में गोदावरी में बहुत पानी है, तो उसको इंटरलिंक करके हम बेंगलोर में पानी को पहुंचा सकते हैं इजिली, तो वो इंस्टेंट सोल्यूशन होगा ताकि आने वाला टाइम में जो बेंगलोर का जो नीड है उसको पूरा किया जा सकता है। तो ये एक प्रोसेस हो सकता है। अगला सुझाव क्या हो सकता है इंस्टेंट में, अगला ये हो सकता है कि जो जल निकाय है उसका कंजर्वेशन किया जाए, के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। और संरक्षण के लिए क्या जरूरी है, तो जो जल प्रदूषण है, जो पानी में जो कचरा वगैरह हम बहाते हैं उसको कम किया जाए, जो वेस्ट वगैरह सब है उसको ठीक तरीके से उसको ट्रीट किया जाए, उसके लिए प्लांट्स वगैरह लगाए, उसको पानी में बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर कंजर्वेशन प्रोसेस हमारा अफेक्ट करेगा वो चीजें आसानी से पूरा नहीं हो पाएगा। अगला रीजन, अगला जो कारण सुझाव दिया जा सकता है और एक्सपर्ट्स वगैरह इन दोनों काफी चर्चा में है, वो कह रहे हैं कि बड़े शहरों में क्यों इस तरह की क्राइसिस स्थिति डेवलप हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो ग्रीनरी होनी चाहिए, जो ट्री वगैरह ट्री कवर होना चाहिए, उस तरह से नहीं डेवलप कर पा रहा है, उस तरह से लगा नहीं पा रहे हैं, ऑलरेडी जो है उसको काट रहे हैं, तो स्थिति और डामाडोल तो होना स्वाभाविक है। तो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ कि ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए। अब क्या है ये उसको समझते हैं, चल को बढ़ावा दिया जाए। अब देखिए शहरों के लिए काफी अनुकूल है ब्लू, कैसे, ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि वाटर बॉडी को कंजर्व किया जाए, साथ ही साथ आप ग्रीनरी कवर को भी बढ़ावा दिया जाए, उसमें आप ट्रीज वगैरह लगाइए, जो प्लांट्स है छोटे छोटे शहर के किनारे, उस सबको भी जितना तेजी से डेवलप कर सकते हैं लगाइए। इससे क्या होगा कि शहरों में हम जल निकाय को भी संरक्षण प्रदान कर सकते हैं और साथ ही साथ जो शहर में ट्री कवर होना चाहिए, जो वन का एक तरह से अनुपात होना चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, उतना भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये अभी अभी हाल फिलहाल के जो एक तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है उस कॉन्सेप्ट में काफी ये उभर के आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट है कि उसको हम डेवलप कर सकते हैं। अगला सजेशन हो सकता है, एक दिया जाता है, अब जैसे ये एक इमेज है देख सकते हैं, ये है, इसको बोला गया ब्लू ग्रीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर। देख रहे हैं वाटर कवर, वाटर बॉडी को भी संरक्षण किया जा रहा है और साथ साथ जो ट्री कवर वगैरह है वो भी काफी डेवलप किया गया है। तो इससे एक तरह से काफी एक क्या बोल सकते हैं, सबको मिला के लेकर चलने वाली बात है, एक तरह से कम्युनिटी, मतलब उसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक अच्छा उदाहरण है ये। जैसे ये है केन बेतवा इंटरलेकिंग प्रोजेक्ट था हमारा, ये बेतवा रिवर था और ये था आपका केन रिवर, तो दोनों को देखना यहाँ से कनेक्ट किया गया और पानी को यहाँ से सप्लाई कर गया और इस रूट से ये पानी सप्लाई हो रहा है, ठीक है। हम्म अगला जो उपाय सजेशन हो सकता है वो कि आप जो वेस्ट वाटर है, जैसे अब जैसे पता ही आपको पानी में इतना सारा कचरा वगैरह सब रहता है, तो उसको भी एक तरह से ट्रीट किया जाए, अगर ट्रीट करेंगे तो वो भी पीने योग्य पानी हो सकता है, तो वेस्ट वाटर है उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए। देखिए अगर मैं सीधे ये बोल दूं कि वेस्ट वाटर को अच्छे से ट्रीट किया जाए तो ये काफी अवस्तुत, काफी अमूर्त हो जाएगा और उसका कोई पॉइंट बनता नहीं है, लेकिन इसमें हमको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आपको सिंगापुर इस मामले में काफी आगे है, सिंगापुर के नीव, सिंगापुर में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी इन दिनों, वहां पर नीव वाटर का कॉन्सेप्ट काफी डेवलप किया है। नीव वाटर क्या है, देखिए नीव वाटर ये है देखिए ये प्लांट्स है नीव वाटर को डेवलप करने का, न्यू वाटर कॉन्सेप्ट काफी वहां पर ग्रो कर रहा है। और न्यू वाटर में क्या है, तो वेस्ट वाटर जितने भी वेस्ट है, जितने भी एक तरह से जल वाटर बॉडीज वहां पर अपशिष्ट वगैरह सब डेवलप होते हैं, तो उस पानी को अच्छे से पुनर्चक्रित किया जाए, अच्छे से ट्रीट किया जाए और उसको पीने योग्य पानी बनाया जाए। तो सिंगापुर में ये काफी कॉन्सेप्ट काफी ग्रो कर रहा है, तो भारत में भी हम इस कॉन्सेप्ट को लागू कर सकते हैं ताकि जो पानी पीने योग्य नहीं है उसको पीने योग्य बनाया जाए, जो बेसिक नीड है शहरों को उसको लेकर उसको फुलफिल किया जाए।
तो ये कॉन्सेप्ट हो गया एक, ठीक है। अगला सजेशंस एक उपाय हो सकता है, और ये अभी जो जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट है वो इसको लेकर काफी आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। उनका कॉन्सेप्ट है वन वाटर अप्रोच। वन वाटर अप्रोच को अपनाइए। वन वाटर अप्रोच को बढ़ावा दिया जाए। वन वाटर अप्रोच क्या है? वन वाटर अप्रोच है कि इसमें किसी भी, जैसे मान लीजिए नदी का पानी है, नदी है, समुंदर है, किसी छोटा सा तालाब है मान लीजिए, फिर मान लीजिए जैसे आपके घर में भी पानी है, घर का पानी, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को इक्वल वेटेज दिया जाए, सभी को इक्वल प्रोपोर्शन के हिसाब से उसको वेटेज दिया जाए, सभी को कंजर्व करने की बात कही जाए। और जैसे ये एक एग्जांपल है, आप इमेज देख सकते हैं, यह है वन वाटर अप्रोच। इसमें किस चीज पर ज्यादा वेटेज दिया जाता है, देख रहे हैं? कह रहा है कि रिलायबल एंड रीजिलेंट वाटर यूटिलिटीज आप ऐसा डेवलप करो, प्लांट्स वगैरह इस तरह से लगाइए ताकि ठीक से उसको डेवलप किया जाए, ठीक से उसको ट्रीट किया जाए। साथ ही साथ सिटीज वगैरह है तो उसमें भी कंजर्व करने की बात की जाती है। बिजनेस वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह को भी इसमें शामिल करिए ताकि वो प्रोग्रेसिव तरीके से कंजर्वेशन के एफर्ट्स को आगे बढ़ावा दे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम होना चाहिए ताकि अच्छे से पानी को यूज किया जाए, वाटर एफिशिएंट हो, वाटर का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अगला यह है कि सोशल इकोनॉमिक इंक्लूजन, सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए। आर्थिक लेवल पर भी पानी को एक तरह से तवज्जो दिया जाए, क्योंकि इकोनॉमी का बेसिक मॉडल ही पानी के दम पर है। अगर इंडस्ट्री वगैरह में पानी सप्लाई नहीं होगा, वाटर सप्लाई नहीं होगा, तो ग्रो कैसे करेगा? फिर हमारा आर्थिक विकास ही प्रभावित होगा। तो उसमें भी इसको कंसीडर करने की बात होती है। और सबसे बड़ा बात यह है कि हेल्दी वाटरवेज जो हम इंटरलिंक करते हैं, जो नदीज वगैरह है, उसे पानी कम से कम इतना होना चाहिए ताकि जो सप्लीमेंट्स है, जो एक तरह से ट्रांसपोर्ट का माध्यम है, वो अच्छे से ग्रो किया जाए। तो देख रहे हैं सभी पहलू पर एक तरह से वेटेज दिया गया है, किसी चीज को इग्नोर नहीं किया गया है। और इस कॉन्सेप्ट को आधार बना के हम आगे को काम को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। एक सजेशन और हो सकता है, वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये बहुत जरूरी हो जाता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसका मतलब क्या है? सतत कृषि। अब देखिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो सिद्धांत है ही, इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है वाटर के एफिशिएंट यूज के लिए, और उसके सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंग इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाए। ड्रिप इरिगेशन पर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर हम ड्रिप इरिगेशन के जरिए सिंचाई को आगे बढ़ावा दें तो लगभग हम 30 से 40% पानी का जो वेस्टेज है उसको कम कर सकते हैं। जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है उसको 60% तक बढ़ावा दिया जा सकता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि सिंचाई में ऐसे तकनीक के लिए आप ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाए। और ड्रिप इरिगेशन कैसे होता है तो उसका मॉडल ये है, देख रहे हैं? जैसे ये प्लांट्स है ना, तो इस प्लांट्स में ही कुछ पाइप लगा दिया जाता है, देख रहे हैं? इसमें एक पाइप लगा दिया है, फिर ये प्लांट्स है, इसमें एक पाइप लगाया हुआ है, इस प्लांट से इसमें पाइप लगाया हुआ है, ये है इस तरह से है। और यहाँ पर एक तरह से पानी सप्लाई इस पाइप के माध्यम से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? यहाँ वाटर पंप है, यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से निकल यहाँ चला जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ से निकल के आगे चला जाएगा, फिर पानी कुछ आगे सप्लाई होगा, फिर यहाँ से स्कूल जाएगा, फिर इस तरह से जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। इससे क्या होगा कि पानी जितना रिक्वायरमेंट है उतना पूरा होगा। पानी का वेस्टेज बहुत ही नगण्य है, बहुत ही मिनिमल है। तो इस तरह से हम पानी का एफिशिएंट यूज कर सकते हैं, पानी के दुरुपयोग को कम कर सकते हैं। और ये एक तरीका काफी, एक तरह से बोला जाए तो काफी इंक्लूसिव, काफी सस्ता भी है। सरकार, भारत सरकार इस पर काफी स्कीम वगैरह भी चला रही है, लेकिन जरूरी है कि इसको लेकर जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। किसानों में अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इस तरह से पाइप वगैरह लगा के चीजों को डेवलप कर सके। इस दिशा में सरकार प्रयास कर सकती है, कुछ सब्सिडी वगैरह दे सकती है, तो इस तरह से हम चीजों को कम कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने कुछ सजेशन देखे, जिस सजेशन को अपनाकर न केवल बेंगलोर के लेवल पर बल्कि इंडिया लेवल पर भी वाटर स्ट्रेस को हम दूर कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। वाटर के जो एफिशिएंट यूज है उसको भी हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इन सुझाव को अमल में लिया जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।